डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड में प्लांट एनवायरनमेंट में एक क्लाइमेटिक फैक्टर वाटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वाटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है और वाटर कैसे पारिस्थितिकी को इफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जल का क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सबको अपने अस्तित्व के लिए और विभिन्न जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है बिना वाटर की पॉसिबल नहीं है। यानी सभी अपने खुद की एग्जिस्टेंस के लिए और दूसरा बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर वाटर होता है। ये ही जो वाटर जो है ये ही किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और उसके कार्यों का निर्धारण करता है और इस प्रकार से काफी हद तक ये वातावरण का भी नियमन भी करता है। पादप का वातावरण कैसा होगा उसका भी नियमन जल के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में जब दूसरे चक्र हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र है, उसी तरीके से जल का दूसरे तत्वों का चक्रण भी जल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि सबके लिए चाहे कोई सा भी साइकिल हम पढ़े, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, सभी के अंदर उसके सब में अवशोषण के लिए जो सॉल्वेंट काम होगा, सॉल्वेंट का काम, सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर ही होगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, तो उसमें CO2 का रिडक्शन जो होता है अपचयन की क्रिया के लिए भी जल ही आयन प्रदान करता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर ऑफ जीवन का आधार जो है, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार माना जाता है और उस प्रोटोप्लाज्म में भी वाटर की परसेंटेज जो होती है वो 85 to 95% होती है। तो ये वाटर की इम्पोर्टेंस है कि बिना मतलब सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो वाटर पर ही डिपेंडेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप जो होगा वो पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जल चक्र का, वाटर साइकिल का अधिकांश भाग जो होता है वो वायुमंडल और अर्थ सरफेस के मध्य वो किसके द्वारा है, वो वर्षा एवं वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से संपन्न होता है। मतलब वाटर साइकिल क्या है, वर्षा से, और जो वर्षा से जो जितना वर्षा से पानी जो होगा वो जैसे ये बादल दिखा रखा है, यहाँ से पानी जो है बरसेगा और पानी जाकर नीचे कहाँ पर जाके इकट्ठा होगा, लेक्स में, ओशंस में, फिर वहां से वापस उन इवोपरेट होगा और इसी तरह के प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की क्रिया से वो वापस ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से ये जल चक्र चलता रहता है कि जैसे बादल बने, बादल से पानी आया, पानी से पानी ये नीचे जो है वो इन सब पे ग्राउंड वाटर पे गया, लेक्स पे, स्ट्रीम पे, ओशन पे गया और वहां पर वापस इन पे सनरेज पड़ती है तो ये वापस इससे आपके ये वाष्पेशन की क्रिया होती है, वाष्पन की क्रिया से वापस पानी जो होता है वो ऊपर जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपिरेशन की क्रिया के द्वारा ऊपर चलाता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष लगभग 4.46 जियोग्राम जल वर्षा के द्वारा ही पृथ्वी पर आता है और उसमें से मतलब इतना आया पानी, उसमें महासागरों की सतह पर 3.47 जाता है और 1 जियोग्राम पृथ्वी की सतह पर वर्षा के रूप में गिरता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर गिरने वाले जल के में से 0.2 जियोग्राम तो बह जाता है और 0.6 ग्राम जो होता है वो वापस वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से जल की केवल थोड़ी सी मात्रा जो होती है पृथ्वी अपने आप की सतह पर संग्रहित होती है और बाकी वापस वाष्पित होकर ऊपर चलाता है। इस प्रकार से कुल जल की मात्रा का लगभग 0.0004 प्रतिशत भाग ही जल चक्रण में रहता है। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में पौधों की, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि पौधों की मूल के द्वारा, रूट्स के द्वारा जल अवशोषण क्रिया की जाती है और फिर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में चला जाता है और वर्षा के माध्यम से वो वापस भूतल पर आ जाता है और पृथ्वी सतह का लगभग 75% किससे गिरा हुआ है, पानी से ही गिरा रहता है। जो
वो किस रूप में है? वो झीलों में, नदियों में, तालाबों, महासागरों के रूप में होता है। ये पृथ्वी के जल के मुख्य मतलब हमको मेन सोर्स जो होता है वो महासागरों में पानी है, झीलों में पानी है और झीलों में, समुद्रों में। इससे जल वाष्प से अब वापस इन पर इन्हीं जो है लेक्स हो, स्ट्रीम हो, ओशन है, इनसे वापस वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। वहां पर वाष्प ठंडी होती है, संघनित होती है, संघनन होने के कारण वर्षा होती है। वो वर्षा ही या ओले के रूप में या हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर नीचे आ जाता है। इस प्रकार से बहुत ही अल्प मात्रा में वनस्पति द्वारा वापस ग्रहण कर लिया जाता है और फिर वनस्पतियों के द्वारा भी ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है और वायुमंडल में ये चला जाता है। इस प्रकार से ये जल चक्र जो होता है चला रहता है। जंतुओं द्वारा जितना भी जल को लिया जाता है वो उनके शरीर में पसीने के द्वारा या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वापस वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से जल का ये परिसंचरण जो होता है वो वायुमंडल, पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी की ओर निरंतर चलता रहता है। और इस प्रकार से वायुमंडल में जल अपनी 3 महत्वपूर्ण भौतिक अवस्था में रहता है। हम लोग सभी जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड फॉर्म में बर्फ के रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर के रूप में रहता है और गैसेस फॉर्म में जल वाष्प के रूप में रहता है। इस प्रकार से जल पूरे बायोस्फीयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो मिल रही है वो भी वाटर से ही अवेलेबल होती है। ये सांद्रता निर्धारित करता है कि जीवों के उपापचय से तत्वों की गति के लिए कितना ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पढ़ते हैं कि जल की क्या क्या विशेषताएं होती है। जल चक्र का बड़ा भाग भूतल और वायुमंडल में वर्षा और वाष्पन के माध्यम से संपन्न होने वाली विनिमय क्रियाओं पर ही आधारित होता है। जल का जल वायु में, थल में और समुद्र के मध्य एवं जैविक जीवन एवं उनके वातावरण के जीव का रूपांतरण एक चक्रीय ढंग से होता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन की आदि क्रियाओं को प्रभावित करता है। जल चक्र द्वारा वर्षा एवं वर्षवाष्प के परम और सापेक्ष आंकड़ों के आधार पर हम जानते हैं कि जल जो है वो पारिस्थितिक तंत्रों की संरचना और उसके फंक्शंस के लिए एक विवरण माना जाता है। जल चक्र के द्वारा ही जल का अभिगमन या संचरण वायुमंडल से पृथ्वी और पृथ्वी से वायुमंडल की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वाटर साइकिल। किसी भी क्षेत्र की जलवायु वहाँ के जलवायु जल, तापमान, प्रकाश, हवाओं, वायुमंडलीय आर्द्रता और गैसों द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु एक प्रकार के होते हुए भी उसमें कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जलवायु में अंतर आता है और इस प्रकार से इनको हम जो अंतर को हम लोकल वेरिएशंस कहेंगे, माइक्रोक्लाइमेटिक कहेंगे। कुछ छोटे स्थानों तक ये सीमित रहता है जैसे पर्वतों का सूक्ष्म जलवायु, ढाल है, गहरी घाटियां हैं तो वहाँ का एक सा एनवायरमेंट सा क्लाइमेट एक सा, लेकिन इन जो भी ये चेंज है इसके कारण उसमें वेरिएशंस आएंगे। पादपों की वृद्धि और वितरण के लिए अगर उनकी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो जलवायु कारक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्लांट को अगर पूरी मात्रा में अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट रहेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टेड रहेगा। तो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। इस प्रकार से प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन में गुड 1953 के अनुसार प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन मेनली जलवायु कारकों द्वारा ही नियंत्रित रहता है। प्लांट प्रोसेसेस जलवायु एवं मृदीय कारकों की तीव्र रेंज ऑफ इंटेंसिटी से ही सीमित रहते हैं। इस प्रकार से जलवायु कारक मुख्य कारकों में से मुख्य रूप से वायविक वातावरण से संबंधित होता है। अतः जीवों के प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय कारकों को ही जलवायु कारकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो कई सारे जलवायु कारक हैं जैसे प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कैसी है, लाइट कैसी है, विंड कैसी है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये सब क्या है जलवायु कारक होते हैं। इसमें जल से संबंधित 2 ही मेन कारक पढ़ेंगे हम, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी विधि द्वारा मृदा में जल की मात्रा में वृद्धि होने को, कोई भी मतलब कैसे मिट्टी के अंदर जो है कोई भी विधि हो उसके द्वारा मिट्टी में जल की मात्रा में वृद्धि होने को ही प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। वर्षा हो या वाष्प के रूप में हो या ओले गिरते हैं या ये सब ओले, बर्फ, ओस, ये सभी प्रेसिपिटेशन के रूप में होते हैं। जल जीवित कोशिकाओं का
के प्रोटोप्लाज्म का एक मुख्य घटक है। हम लोग सब जानते हैं वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें सभी पोषक तत्व घुलकर ही, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण जितने भी मिनरल्स होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, फिर उसके द्वारा प्लांट को के शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से कोशिका में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं द्रव माध्यम में होती हैं और जल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाग लेता है। तो जीव की समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? जल पर ही निर्भर करती है। इसके साथ साथ प्रकृति में जीवों को उपलब्ध होने वाला जल प्रेसिपिटेशन से आता है। कैसे मिलेगा? पानी वर्षण के द्वारा मिलता है। वर्षण के रूप में जल पृथ्वी पर आता है और पुनः पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा, इस प्रकार जल का पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से निरंतर साइक्लिंग होती रहती है। इसी साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल कहते हैं। इस प्रकार से वाटर वेपर की मात्रा, वायुमंडल में वाटर वेपर कितनी है उसकी मात्रा तापक्रम और हवा पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और दाब घटने से वायुमंडल में जलवाष्प बढ़ती है और इस प्रकार से जब किसी निश्चित ताप व दाब पर वायुमंडल में उपस्थित अधिकतम जलवाष्प की स्थिति को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर कहते हैं। संतृप्त बिंदु पर तापक्रम कम हो जाने पर वायुमंडल में जल को रोके रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस प्रकार से वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के रूप में बदल जाती है। इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति एवं नम हवाओं की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न भागों में अवक्षेपण की मात्रा भिन्न भिन्न अलग अलग, मतलब प्रेसिपिटेशन जो होता है जो होगा वो अलग अलग होता है। अवक्षेपण की कुल मात्रा, उसका स्वरूप, उपलब्धता और वार्षिक विवरण पौधे के टाइप को, मतलब कितना प्रेसिपिटेशन हुआ। अपन कहते हैं ना जहाँ पर बारिश अच्छी होती है वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट का वेजिटेशन ही अलग तरीके का होता है, तो प्रेसिपिटेशन कितनी मात्रा में हो रहा है वो प्लांट के एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स वितरण को निर्धारित करती है। इस प्रकार से प्रेसिपिटेशन भी विभिन्न रूपों में हो सकता है। रेनफॉल में हो सकता है, हेल फॉर्म में हो सकता है, ड्यू फॉर्म में हो सकता है या स्लीप फॉर्म में हो सकता है। रेनफॉल में सबसे, प्रेसिपिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रूप जो होता है वर्षा का होता है। वर्षा ही है, मतलब ओस, ओले और वृष्टि, हिमवृष्टि की को देखें तो वर्षा जो है इस प्रेसिपिटेशन का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप होता है। और ये ही मुख्य सोर्स, मिट्टी को मेन पानी जो है वो किससे मिलता है? वर्षा से मिलता है। इस प्रकार से वायुमंडलीय आर्द्रता को भी प्रभावित करता है। भारत में वर्षा मानसून के द्वारा होती है। वार्षिक अवक्षेपण के दौरान जल की उपलब्धता 45% नदियों में बह जाता है और 25% जो होता है भूमि में रिसाव हो जाता है। अब है इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन वेजिटेशन। वेजिटेशन का, बारिश कैसी होती है तो वो प्लांट के वेजिटेशन पर डिपेंड करती है। किसी भी क्षेत्र की वेजिटेशन टाइप के निर्धारण में वर्षाकालीन दिनों की संख्या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दो क्षेत्र जिसमें वर्षा की मात्रा समान हो लेकिन वर्षा के दिनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो दोनों क्षेत्रों की वनस्पति भी बिल्कुल भिन्न होगी। अचानक और कम दिनों में अधिक वर्षा पौधों के लिए अपर्याप्त नहीं होती, यानी एकदम तेज आ जाए और कम दिनों के लिए आए तो वो पानी ज्यादा कर बह जाएगा, वो सरफेस रनफॉल के कारण बह जाता है। जल की न्यूनतम मात्रा ही, अगर धीरे धीरे पानी आया वो ही प्रोलोकेट जो होता है वो नीचे की तरफ जमीन को जाएगा और वो ही पौधों के लिए लाभदायक होता है। तो मतलब बारिश का तेज होना और कम दिनों में होना वो प्लांट के लिए मतलब यूजफुल नहीं है। धीरे धीरे परलोकेशन होगा तो वो पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा और वर्षा की विभिन्न ऋतुएं भी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं और शिम्पर के अकॉर्डिंग वनस्पति के प्रकार का निर्धारण वर्षा की मात्रा और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वायु की आर्द्रता द्वारा ही निर्धारित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा 0.0 to 25 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर डेजर्ट होते हैं, मतलब केवल 25 सेंटीमीटर तक बारिश हुई तो वहाँ पर क्या होगा? डेजर्ट होगा। और जब वर्षा 25 सेंटीमीटर to 75 सेंटीमीटर होती है तो वहाँ पर ग्रासलैंड्स होंगे और मोर देन 75 to 125 सेंटीमीटर होगी वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होंगे और मोर देन 125 होगी तो वहाँ पर रेन फॉरेस्ट होते हैं। इस प्रकार से वर्षा की मात्रा वहाँ के प्लांट वेजिटेशन को प्रभावित करती है। इस प्रकार से वर्षा की मात्रा के आधार पर ये अधिक अलग हो गया। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ट्रॉपिक क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं और उनमें वर्षों की लताएं, अधिपादप झाड़ियाँ, फर्न और शाकीय पौधे भी संघनता से मिलते हैं। इनके अंदर प्लांट्स जो होंगे वो होगा एस्टोनिया, पॉलिएथिया, मैंजीफेरा, स्पैंडस, डेंड्रोकैल्मस एंड पेंडस आदि होता है। और जहाँ पर ये तो था कि ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिकल एरिया वो होते हैं जहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है
और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ही महीनों में ही हैवी रेन्स होती हैं, हैवी रेन्स पाई जाती हैं, वहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ पर। और डेसिडुअस फॉरेस्ट में शोरिया रोबस्टा है और टिक्टोनिया ग्रैंडिस जातियाँ पाई जाती हैं। और कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर शीत ऋतु में बारिश अधिक होती है, गर्मियों में कम होती है, वहाँ पर स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट मिलते हैं। स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट जो होते हैं जिनकी ऊंचाई कम होती है, झाड़ी के रूप में होते हैं। इस प्रकार से घास स्थल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ग्रासलैंड एरिया वो होगा जहाँ पर गर्मियों में ज्यादा बारिश हुई, सर्दियों में कम हुई। इस प्रकार से जहाँ और कुछ ऐसे भी एरिया होता है ना सर्दी हो ना गर्मी, दोनों में ही कम बारिश हुई, वहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है। इस प्रकार से वर्षा और तापक्रम जो होता है उस वहाँ के प्लांट के वेजिटेशन को इफेक्ट करता है कि किस प्रकार वर्षा जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का वेजिटेशन होगा। इस प्रकार से प्रॉपर्टी हमने ये स्टडी किया। इस प्रकार से शिम्पर ने जल के महत्व के आधार पर ही 3 प्रकार के प्लांट्स दे दिए, हाइड्रोफिटिक प्लांट, मेसोफिटिक प्लांट और जीरोफिटिक प्लांट। जलीय वातावरण में रहने वाले प्लांट्स को हाइड्रोफिटिक कह दिया, सामान्य वातावरण में रहने वालों को मेसोफिटिक और जल की कमी वालों को जीरोफिटिक कह दिया। इस प्रकार से वर्षा जो होती है, वर्षा की मात्रा और उसकी अवधि, उसकी तीव्रता वो पादप जीवन को प्रभावित करती है। बर्फ या हिम के बाहर से, जैसे बारिश बहुत हुई या बर्फ हो गिर गई तो उससे प्लांट की शाखाएं टूट जाती है, विशेषकर उस समय जब भारी हिमपात के कारण तेज हवाएं चल रही हैं। तो सैपलिंग बर्फ के बाहर से टूट जाते हैं। शंकुधारी जितने भी कोनिफरस प्लांट हैं उनके नीचे वाली शाखाएं अधिक लंबे समय तक बर्फ से ढकी रहते हैं तो उनमें कवकों का संक्रमण हो जाता है, मतलब बर्फ का इन्फेक्शन से फंगस इन्फेक्शन होगा। बर्फ का स्लाइड क्रीपिंग वृक्षों को विकृत कर देता है, थोड़ी थोड़ी सी गिरगी उसके ऊपर तो वो उसकी शाखाएं खराब हो जाएंगी। मुख्यतः जब ये पार्श्व दाब के प्रतिरोध के कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्राप्त करने से बीजांकुरों की अवस्था में भी प्राप्त होते हैं। पत्तियां स्तंभ पर बर्फ के जम जाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहरीली पदार्थों का हो जाता है, इकट्ठे हो जाएंगे, सफोकेशन से प्लांट में हानिकारक इफेक्ट होते हैं। इस प्रकार से ओले और हिमवृष्टि होती है, उससे भी पौधे को नुकसान मिलता है। इस प्रकार से ये इफेक्ट जो होते हैं इनवर्स इफेक्ट होते हैं। इस प्रकार से सेकंड हमको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है और इसे हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जब वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है तो तब हम उसको विशेष ताप व दाब पर संतृप्त वायुमंडल उसको संतृप्त कहते हैं। और इस प्रकार से तापक्रम में वृद्धि वायु को असंतृप्त कर देती है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो असंतृप्त हो जाएगा। यदि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ा तो वायुमंडल की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी दुगनी हो जाती है। यदि तापक्रम को कम कर देते हैं तो आर्द्रता धीरे धीरे बढ़कर संतृप्त बिंदु पर पहुंच जाती है। इस प्रकार से इस आर्द्रता को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में बात करते हैं। एक निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही कुछ मात्रा उसी तापक्रम पर वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की कुल मात्रा के अनुपात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो होती है वो प्लांट को क्या इफेक्ट करती है? वायुमंडलीय जैसे आर्द्रता जो होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो होती है एपिफिटिक, लाइकेन्स एंड मॉसेज आदि पर सीधे ही अवशोषित कर लेते हैं इस आर्द्रता को। ओस की बूंदें भी पत्तियों की सतह पर अवशोषित कर ली जाती हैं। अधिपादप तो जल का मुख्य स्रोत जो है वो लेते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर। इस प्रकार से जितनी ह्यूमिडिटी अधिक होगी वहाँ अधिपादप जो होंगे वो, मतलब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज ज्यादा जहाँ है वहाँ पर ज्यादातर हमको एपिफिटिक प्लांट मिलेंगे। इस प्रकार से आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की दर को भी प्रभावित करती है। वाष्पोत्सर्जन की दर जलवाष्प की मात्रा और उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा के अंतर के समानुपाती होती है। किसी स्थान की वनस्पति के प्रकार के आपेक्षिक सांद्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे क्रिप्टोगेम्स पौधे उन स्थानों पर जो उगते हैं ज्यादातर जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो उच्च होती है। इस प्रकार से फंगस, लाइकेन्स जो होते हैं वो भी हाई ह्यूमिडिटी पर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर ग्रो करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम करके अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम को भी कम करती है। वायुमंडल में निरंतर उच्च आर्द्रता से अनेक कवकों और बैक्टीरिया जनित रोगों का भी आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये इफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑन प्लांट। तो वाटर जो होता है इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है जो पौधे की सभी क्रियाओं को इफेक्ट करता है। थैंक यू।